हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान साइंस का क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ले लिया गया है। और यह 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ का क्लास 3 है। इसमें हम आपके साथ पार्ट 3 को करने वाले हैं और हमने आपको बताया कि हम इसमें कुल 20 पार्ट करवाने वाले हैं और 20 क्लास करते करते आपका 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लीजिए, आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने पूरे सिलेबस को पढ़ रखा है तो अगर आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन आंसर रिवाइज हो जाएगा। इसलिए आप सभी को इन 20 क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड क्लास अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें पार्ट 3 की ओर क्लास 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, अर्थात जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या कुछ भी नहीं होती है। तो ए में दिया गया है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और अगर अवतल लेंस यहाँ पूछा जाए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इन क्वेश्चंस को समझते हुए याद करते हुए चलिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, अर्थात कोई शब्दकोश हो, कोई डिक्शनरी हो और अगर उस डिक्शनरी में छोटा छोटा अक्षर हो तो उन छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को पसंद करेंगे, सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को, या फिर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को। तो अगर किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ा जाए तो उसे पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा होगी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, सबसे ज़्यादा सहायता मिलेगी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है अर्थात साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का या फिर डी उत्तल लेंस का। तो लेंस का तो इसमें उपयोग होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो उनके सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और उसमें पीछे से आने वाले गाड़ियों का इमेज अच्छे से बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बैंक को लेते हुए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वह बार बार रिपीट हो जाता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है उत्तल दर्पण। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। एक व्यक्ति है वह समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आ रहा है। यदि समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। जो समतल दर्पण होता है अगर उसकी ओर आप 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे हैं तो जो दर्पण में दिखेगा प्रतिबिंब वह आपके दुगने स्पीड से आएगा। मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड में अगर गुना 2 कर दिया जाए तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ एक समतल दर्पण है और आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप
4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, और जब आप इमेज देखिएगा तो इमेज भी सिर्फ उतनी दूरी पर बनेगा 4 मीटर प्रति सेकंड, तो वो और ये मिलके दुगना हो जाता है और 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। अर्थात जब मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से कौन सा आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, या फिर डी दृष्टि वैषम्य है। तो जो मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उस आंख में उत्पन्न हो जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। अर्थात उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लेंस लगे होते हैं। जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है, जिसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, और वह जिस चश्मे का प्रयोग करता है उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? ए उत्तल लेंस लगा रहता है, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, या फिर डी बाइफोकल लेंस। तो हमने आपको सेकंड पार्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था सेकंड क्लास में कि जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ दूर दृष्टि पूछा जा रहा है तो सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वह अवतल लेंस होता है, और अगर दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति हो और वह चश्मे का प्रयोग कर रहा हो तो उसके लेंस में उत्तल लेंस लगा हुआ रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। विद्युत आवेश की इकाई है, जो विद्युत आवेश होती है उस विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ए कूलाम है, बी वोल्ट है, सी एम्पियर है, या फिर डी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो विद्युत आवेश की इकाई है वह कूलाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन या ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने दिया था वह है, अर्थात जो विद्युत आवेश होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वह हमेशा ही दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम किसने दिया था, वह कौन था? ए कूलाम था वह, बी थेल्स था, सी सर थॉमस ब्राउन था, या फिर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो जिसने यह पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था वह था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यह एक वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बात को प्रतिपादन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। एक पदार्थ है और उस पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या क्या है? अर्थात जब एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश से आवेशित किया जाता है तो उस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए 6.25 × 10⁻18, बी 1.6 × 10⁻−19, या फिर सी 6.25 × 10⁻19, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जब एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश किया जाता है तो आवेशित करने के समय उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह 6.25 × 10⁻18 निकलता है। तो इसकी सही संख्या हो जाएगी 6.25 × 10⁻18। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। एक विद्युत बल्ब है और उस विद्युत बल्ब पर 220 वाट लिखा हुआ है तथा 100 वाट भी लिखा हुआ है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? अर्थात अगर हम इस पर 110 वोल्ट प्रचारित करते हैं, 110 वोल्ट देते हैं, तो उसके द्वारा जो उपयुक्त शक्ति होगी वह कितनी होगी? तो 220 वोल्ट था तो 220 वोल्ट में जो अंकित शक्ति थी वह 100 वाट थी। तो जब इसको आधा कर दिया गया, 220 का आधा 110 होता है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करके 110 वोल्ट कर दिया है तो 100 वाट भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 वाट को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 वाट हो जाएगा। तो स्पष्ट निकल रहा है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वाट। इसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है और जब उस विद्युत बल्ब में 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इन सभी क्वेश्चंस का अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं कि 220 का जब आधा कर दिया तो 110 वोल्ट हो गया, तो उसी प्रकार 100 वाट का आपको आधा कर देना है तो 50 वाट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है वह किसके कारण होती है, किसकी प्रक्रिया है? ए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, बी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, सी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, या फिर डी किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है वह कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कुंडली तथा चुंबक के बीच
आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसका सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर डी प्रेरित चुंबकत्व पर। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र अर्थात इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत आधारित होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है अर्थात लघु पतन हो जाता है, तो लघु पतन के समय परिपथ में करंट में धारा में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो जब भी लघु पतन होता है तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तब वह उसके लोड को नहीं सह पाता है और इसी कारण लघु पतन हो जाता है, सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है जब लघु पतन होता है, तब उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO प्लस सी इक्वल टू Pb प्लस यू, इसमें PbO ऑक्सीकृत होता है, बी सी ऑक्सीकारक है, सी यहाँ एक कार्बन ऑक्सीकारक है, या फिर डी यह एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। तो PbO प्लस सी इक्वल टू Pb प्लस यू, तो इसमें जो है सी एक अवकारक का काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कार्बन है वह एक अवकारक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी अलग से है और सी एक अवकारक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी अर्थात कार्बन एक अवकारक है। निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जिस धातु के विलयन से NaOH के विलयन से H2G देता है? Mg मैग्नीशियम, BCu अर्थात कॉपर, Cal अर्थात एल्यूमिनियम, या फिर Ag अर्थात चांदी। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो NaOH के विलयन से H2G को देता है, H2G को प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al अर्थात एल्यूमिनियम। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ है कि यह है, अगर विलयन का pH मान 7 होता है तब तो वह उदासीन होता है, जो हमने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था। लेकिन अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि विलयन का मान pH मान जो है वह 13 है, तो इसका अर्थ क्या है कि वह क्षीण अम्लीय है, वह क्षीण भास्मिक है, वह प्रबल अम्लीय है, या फिर वह प्रबल भास्मिक है। तो जब किसी भी विलयन का pH मान 13 होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह बहुत ही प्रबल भास्मिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबल भास्मिक है। इसका अर्थ यह है कि वह एक प्रबल भास्मिक है। साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अणुसूत्र है। जब साधारण ताप पर फॉस्फोरस को रखा जाता है तो उसका अणुसूत्र क्या होता है? Ap, Bp2, Cp3 या फिर P4। तो जब साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अणुसूत्र पूछा जाए तो फॉस्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P4। पीतल में रहता है, अर्थात जो पीतल होता है उस पीतल किस चीज़ के मिश्रण से बनता है? ACU तथा SN, BCU तथा ZN, CZN तथा PB, या फिर DSN तथा PB। तो जो पीतल होता है वह कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनता है। तो कॉपर तथा जिंक ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CU तथा ZN पीतल में रहता है, क्योंकि पीतल जो होता है वह एक मिश्र धातु होता है और वह कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CU तथा ZN। धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ए विद्युत धनात्मक होती है, बी विद्युत ऋणात्मक होती है, सी उदासीन होती है, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं होती है। तो जो धातुओं की प्रकृति होती है वह हमेशा ही विद्युत धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विद्युत धनात्मक धातुओं की प्रकृति होती है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? जो चुंबक में अशुद्धि होता है उस चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? ए फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, बी वोन आर्केल विधि द्वारा, सी गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, या फिर डी चुंबकीय विधि के द्वारा। तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि के द्वारा ही दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि के द्वारा ही दूर किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व क्या है? AC, BS, CP या फिर DH। एस से हाइड्रोजन, पी से फॉस्फोरस, सी से सल्फर, या फिर सी से कार्बन। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
कार्बन जो तत्व है वह तत्व कार्बनिक यौगिक में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है, तो वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी अर्थात कार्बन। अक्रिय तत्व कौन है, इनमें से 4 प्रकार का तत्व दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से अक्रिय तत्व कौन सा है, ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना या फिर डी हाइड्रोजन। तो जो अक्रिय तत्व है वह एक हीलियम है, क्योंकि हीलियम अक्रिय तत्व होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है, जो एल्किन श्रेणी होता है उनके यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है, ए CnH2n, बी CnH2n+2, सी CnH2n-2 या फिर डी CnH2n+1। तो जो एल्किन श्रेणी होते हैं उनके यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CnH2n एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, जो अपमार्जक होते हैं उसको बनाने में किस चीज़ का उपयोग होता है, ए ईथर का उपयोग होता है, बी कास्टिक पोटास का उपयोग होता है, सी अल्कोहल का उपयोग होता है या फिर डी गंधक अम्ल का उपयोग होता है। तो जो अपमार्जक होते हैं उसको बनाने में अल्कोहल का उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्कोहल का उपयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। आवर्त सारणी के 7वें ए के तत्व है, यहाँ VEII मतलब कि रोमन नंबर दिया हुआ है। आवर्त सारणी के 7वां ए का तत्व हैलोजन कहलाते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, या फिर डी ये 7th के ए तत्व अज्ञात तत्व हैं। तो जो आवर्त सारणी का 7वां का ए तत्व होता है वे हैलोजन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये 4 प्रकार का कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी प्रकृति में ऐसा कौन सा कथन है जो कि असत्य है अर्थात गलत है। ये तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, यह तो सत्य है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यह भी सत्य है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, इनके ऑक्साइड भी अधिक अम्लीय हो जाते हैं। लेकिन जो परमाणु होते हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करते हैं। तो इनमें से जो ये तीसरा कथन है वही असत्य है, बिल्कुल ही गलत है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, अर्थात यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस क्रिया में किस चीज़ का उत्पन्न होता है, ए प्रोटीन का, बी कार्बोज का, सी विटामिन का या फिर डी वसा का। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है और जब यह क्रिया होती है तो उस क्रिया में कार्बोज का उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोज उत्पन्न होता है। अंडाणु निषेचित होता है, जो अंडाणु होता है यह कहाँ निषेचित होता है, ए योनि से निषेचित होता है, बी गर्भाशय से निषेचित होता है, सी फैलोपियन नलिका से या फिर डी अंडाशय से। तो जो अंडाणु होते हैं वे फैलोपियन नलिका से निषेचित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाणु फैलोपियन नलिका से निषेचित होते हैं। श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन की क्रिया अर्थात सांस लेने की क्रिया है यह क्या होती है, ए साइटोप्लाज्म में काम होती है, बी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सी राइबोसोम में होती है या फिर डी हरित लवक में होती है। तो ये जो श्वसन की क्रिया वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। जो एक स्वच्छ मनुष्य होता है अर्थात बिल्कुल साफ सुथरा मनुष्य, उसमें प्रकुंचन एवं अनुस्थितन दाब कितना होता है, ए 120/80, बी 80/120, सी 80/100 या फिर डी 72/80। तो जो स्वच्छ मनुष्य होता है उसमें प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन दाब 120/80 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, अर्थात जो पौधे होते हैं उनके पत्तियां मुरझा जाते हैं तो उनके पत्तियों का मुरझाना ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जिसके कारण संभव हो पाता है, ए जीरेलिन के कारण, बी साइटोकाइनिन के द्वारा, सी एबीसिसिक अम्ल के द्वारा या फिर डी सभी सही हैं। तो जो पत्तियों का मुरझाना है वह पादप हार्मोन का कारण होता है, एबीसिक अम्ल से संभव हो पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबसिसिक अम्ल। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा पादक अम्ल है जो कि पादक फल नियंत्रक है जो कि फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है, ए एबसिसिक अम्ल का, बी जिब्रेलिन का, सी इथाइलिन का या फिर डी ओसन का। तो इनमें से एक पादप नियंत्रक इथाइलिन है जिसका उपयोग फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन।
कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ ली है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ए 2 होती है, बी 4 होती है, सी 6 होती है या फिर डी 8 होती है। तो कार्बन यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, जो एड्स रोग उत्पन्न होता है, इस एड्स रोग के होने का प्रमुख कारण क्या है। ए असुरक्षित यौन संपर्क करना, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी के कारण या फिर डी पोषण की कमी के कारण। तो यह जो एड्स रोग है यह एक जनन संचारित रोग है और यह असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असुरक्षित यौन संपर्क का प्रमुख कारण एड्स रोग है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। चमगादड़ और जो पक्षी का पंख होता है वह किस प्रकार के अंग के उदाहरण होते हैं। ये समरूप अंग के उदाहरण होते हैं, बी समजात अंग के, सी वंशा अनुगत अंग के या फिर डी जीवाश्म अंग के। तो जो चमगादड़ में पक्षी के पंख होते हैं वे समजात अंग के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समजात प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता नहीं होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। अर्थात इससे पहले आपने जो क्वेश्चन में पढ़ा समजात अंग, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो कोई भी समानता नहीं होती है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं। ए समजात अंग कहते हैं, बी अवशेषीय अंग कहते हैं, सी समवृत्तीय अंग कहते हैं या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती हो तो किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रकार के अंग को समजात अंग कहते हैं। जो कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि चमगादड़ का पंख और पक्षियों के पंख समजात अंग ही होते हैं, वही इसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, जो कृत्रिम पारितंत्र है उसका एक उदाहरण क्या है। वन और तालाब, बी झील और तालाब, सी बगीचा और खेत या फिर डी सभी के सभी सही हैं। तो जो कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित अर्थात मैन मेड। तो मैन मेड पारितंत्र का उदाहरण क्या है। वन और तालाब तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए तो यह गलत हो जाएगा। झील और तालाब भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए तो यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन बगीचा और खेत एक ऐसा पारितंत्र है जो कि कृत्रिम है अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बगीचा और खेत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अर्थात जो हमारा प्रकृति है इस प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ए कोयला है, बी सूर्य है, सी पानी है या फिर डी कागज है। तो प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य और सबसे बड़ा और सबसे विशाल स्रोत है वह सूर्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूरज है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अर्थात अगर हम लोग वन का संरक्षण करना चाहते हैं तो वन का संरक्षण करने के लिए, वन को बचाने के लिए इनमें से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना बहुत ही अति आवश्यक है। ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी अतिचारण, सी खनन या फिर इनमें से सभी। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बहुत बच्चे टिक मार देते हैं, लेकिन अतिचारण और खनन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है वनों के संरक्षण के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। वनों के संरक्षण के लिए ये तीनों के तीनों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। ए जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, बी अजैविक कारक कहलाते हैं, सी अक्रिया कहलाते हैं या फिर डी पर्यावरण कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा ही अपघटित हो जाते हैं, यहाँ उपघटित नहीं अपघटित होना चाहिए था, अर्थात वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और यह 20 क्लास में से 3rd क्लास था, 3रा क्लास था और इसके बाद आपका इस क्रैश कोर्स का 17 क्लास और लाया जाएगा और उन सभी क्लासों को आपको अच्छे से अटेंड करना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।